नमस्कार। उपज कैरियर संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। YouTube चैनल पर उपज के YouTube चैनल पर रोजाना पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो आप जो है रोजाना महत्वपूर्ण MCQ क्लासेस देख करके अपनी तैयारी को और सुदृढ़ और बेहतर बना सकते हो। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के हमारे पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न किस प्रकार है। तो आइए हम बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि अर्गर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है। डायूरेटिक्स, एक्बोलिक्स, परगेटिव या हिप्नोटिक्स। ये जो औषधि होती है अर्गर मिश्रण, किसका मिश्रण है? अर्गर का। इस मिश्रण को जो है प्रसव क्रिया जल्दी करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, या आप कह सकते हो कि गर्भाशय में संकुचन पैदा करके ये औषधि क्या करती है, प्रसव को आसान कर देती है, यानी जन्म को, बच्चे को जन्म देना आसान कर देती है। अर्गर मिश्रण जो है इस औषधि को मेडिकल टर्म में बोला जाता है एक्बोलिक्स। क्या बोला जाता है? एक्बोलिक्स। यानी एक्बोलिक ऐसी औषधियां होती है जो प्रसव क्रिया को आसानी से करने में सहायता करती है। तो अर्गर मिश्रण इसी का एक उदाहरण है, किसका? एक्बोलिक्स का। तो यहां से हमारा इसका सही आंसर रहेगा एक्बोलिक्स। बहुतंत्रिका शोथ किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? पोषक तत्व की वजह से नहीं होता, ये होता है विटामिन की वजह से। किस विटामिन की कमी का लक्षण है? निकोटिनामाइड, रेटिनोल, साइनोकोबालामाइन या थायमीन। ये सब जो नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ये सब विटामिन के वैज्ञानिक नाम है। जैसे रेटिनोल होता है विटामिन ए का, थायमीन होता है विटामिन B1 का, साइनोकोबालामाइन होता है विटामिन B12 का। तो इसी प्रकार जो है निकोटिनामाइड होता है विटामिन B3 का, है ना। तो आपको बताना है कि बहुतंत्रिका शोथ एक बीमारी है, बहुतंत्रिका शोथ, यह इसको बोला जाता है पॉलीन्यूराइटिस। पॉलीन्यूराइटिस ये जो बीमारी होती है इनमें से कौन से विटामिन की वजह से होती है? तो आपने एक रोग के बारे में सुना होगा कि बेरी रोग। कौन सा रोग? बेरी रोग। यह जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है? बेरी रोग। अब इस रोग में क्या होता है, जो जंतु होते हैं, ये होता है मनुष्यों में। किसमें होता है? मनुष्यों में। तो मनुष्य में क्या होता है, तंत्रिका यानी न्यूरॉन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। इस रोग को बोलते हैं बेरी रोग। और यही रोग जो है किसमें हो जाता है? जानवरों में। किसमें? जानवरों में। तो इसको जानवरों में बोला जाता है या पशुओं में बोला जाता है इसको पॉलीन्यूराइटिस। पॉलीन्यूराइटिस या बहुतंत्रिका शोथ। अगर विटामिन B1 की कमी से तंत्रिका तंत्र में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है, यानी तंत्रिका तंत्र का खराब हो जाता है, तो उस रोग को बोला जाता है बेरी रोग। किसमें होता है? मनुष्यों में। और यही तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ रोग या लक्षण प्रकट होते हैं, तो उसको जानवरों में बोला जाता है पॉलीन्यूराइटिस। और ये दोनों रोग किसकी वजह से होते हैं? विटामिन B1। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। तो यानी कि यहां से हमारे पास इसका सही आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? थायमीन, 4th नंबर। ठीक है, आशा करता हूं आप बहुतंत्रिका शोथ को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या होता है। न्यूरॉन का कमजोर हो जाना, यानी तंत्रिका तंत्र का कमजोर हो जाना क्या कहलाता है? पॉलीन्यूराइटिस। मनुष्य में इसको किस नाम से जाना जाता है? बेरी रोग। और वही पशुओं में इसको किस नाम से जाना जाता है? पॉलीन्यूराइटिस, यानी बहुतंत्रिका शोथ।
आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अनिवार्य वसा अम्लों में से कौन सा अम्ल शामिल नहीं है? आपको यहाँ अम्ल दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, यानी कंपल्सरी नहीं है इनमें से। पहला है लिनोलिक अम्ल, दूसरा लिनोलेनिक अम्ल, सी ग्लूटामिक अम्ल और डी अरेकिडोनिक अम्ल। इनमें से जो आप देख रहे हो, पहला लिनोलिक अम्ल या लिनोलेनिक अम्ल या फिर अरेकिडोनिक अम्ल, ये तीनों जो है अनिवार्य वसीय अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? अनिवार्य वसीय अम्ल में शामिल किया गया है किस किस को? लिनोलिक को, इसके बाद लिनोलेनिक को और अरेकिडोनिक को। पर यहाँ जो एक दे रखा है आपको ग्लूटामिक अम्ल, कौन सा? ग्लूटामिक अम्ल। ये क्या होता है? इसको अनिवार्य वसीय अम्लों में शामिल नहीं किया गया है, यानी इसकी जो है आवश्यकता कंपल्सरी नहीं होती, इसलिए इसको अनिवार्य वसीय अम्ल में शामिल कौन सा नहीं रहेगा? ग्लूटामिक अम्ल। अगला हमारा प्रश्न है, भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? यानी भारी कार्य से मतलब होता है कृषि कार्य करना। क्या होता है? कृषि कार्य करना। तो इनमें से एक बैल को जो है प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? सामान्यतः जो पशुओं को कितना दाना दिया जाता है? सामान्यतः दिया जाता है इनको 2 किलोग्राम। कितना देते हैं? 2 किलोग्राम। सामान्यतः गाय और भैंस को कितना देते हैं? 2 किलोग्राम। अब जो बैल के लिए दाना प्रयोग किया जाता है, ये सामान्य राशन में कितना ऐड करते थे? 1.5 किलोग्राम प्लस। तो ये किसके लिए हो जाएगा? बैल के लिए, यानी कृषि कार्य करने वाले जानवरों के लिए। तो जो है दो में 1.5 किलोग्राम दाना ऐड करने के बाद जो टोटल राशन आता है वो कितना आता है? 3.5 किलोग्राम। तो दूसरा अपना जो ऑप्शन है वो यही है कि 3.5 किलोग्राम दाना। कितना देते हैं? 3.5 किलोग्राम। यानी बैल जो है भारी कार्य करते हैं तो उनको 1.5 किलोग्राम दाना अतिरिक्त दिया जाता है ना। और सामान्यतः गाय भैंस को कितना देते हैं? 2 किलोग्राम। तो यहां से हमारा इसका सही आंसर बी रहेगा। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20%, 40, 35 या 15%? हाँ, तो दाने में चोकर यानी हस्क किसकी मात्रा? यानी छिलके की मात्रा। ये दाने में लगभग कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? 20%। तो हमारा जो पहला आंसर है इसका वो राइट है कि दाने में लगभग कम से कम 20% मात्रा में क्या होना चाहिए? छिलका होना चाहिए। तो क्या आंसर राइट रहेगा इसका? ए नंबर। दुधारू भैंस को कुल कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है? ड्राई मैटर, जिसमें शामिल किया जाता है चारे और दाने को। किस किस को? चारे व दाने को। तो इनमें जो शुष्क पदार्थ प्रतिशत निकाला जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गाय को जो है 100 किलो शरीर भार पर कितना दिया जाता है? 2.5 किलोग्राम। और वही भैंस के लिए बात करते हैं तो भैंस को जो है 100 किलोग्राम वजन पे कितना दाना दिया जाता है? कितना शुष्क पदार्थ देते हैं? 3 किलोग्राम। और शुष्क पदार्थ में किस किस को शामिल करते हैं? चारे और दाने को, यानी रफेज और कंक्रीट, है ना। तो यहां से हमारे पास पहला ऑप्शन देखते हैं, शरीर भार का 2%, ये प्रयोग नहीं करते। शरीर भार का 3.5%, ये भी प्रयोग नहीं करते। शरीर भार का 2.5%, तो 2.5% जो आप कह सकते हो किसमें? गाय में। गाय में इसका प्रयोग किया जा सकता है। शरीर भार का 3%, ये किसमें होता है? भैंस में। तो यहां से हमारा इसका सही आंसर, भैंस के लिए बात कर रहे हैं तो भैंस का राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर, शरीर भार का 3%। आगे का हमारा क्वेश्चन है,
कि मोटे चारों में टीडीएन की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा बताइए। टीडीएन, टीडीएन का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट। क्या होता है? टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कुल पाच्यशील तत्व। कुल पाच्यशील तत्व। तो ये टीडीएन जो है चारों में कितना होना चाहिए? चारों में टीडीएन की मात्रा होनी चाहिए लगभग 60%। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 60। वही जो रेशे की मात्रा होती है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए इसमें? 16%, या फिर आप कह सकते हो 18%। तो चारों में जो है टीडीएन तो कितना होना चाहिए? 60%, और रेशा कितना होना चाहिए? 18%। तो देखते हैं पहला 18 और 60, ये उल्टा हो गया तो ये रॉन्ग रहेगा। 60 और 18, तो हमने जैसा कि लिख रखा है यहाँ पर 60 और 18, तो सही आंसर क्या रहेगा? बी, 60 और 18%। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः प्रजनन का उदाहरण है? क्लोज ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रजनन मतलब नर और मादा गाय के मध्य क्रॉस करवाना, अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस करवाना, तो इसको बोला जाता है प्रजनन। और अंतः प्रजनन की बात की जा रही है। कौन से प्रजनन की? अंतः प्रजनन, यानी आपस में एक ही पीढ़ियों में प्रजनन करवाना। तो क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग जो होता है, ये दोनों किसके उदाहरण है? क्लोज ब्रीडिंग मतलब सगे संबंधियों में प्रजनन करवाना, और लाइन ब्रीडिंग का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजनन करवाना। तो इसमें से सही आंसर जो रहेगा अंतः प्रजनन का, वो दोनों राइट रहेगा यहाँ पर, कि ये दोनों क्या है? अंतः प्रजनन के उदाहरण। ठीक है, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सांड सूचकांक से क्या अभिप्राय है? सांड की प्रजनन क्षमता अंकों में, सांड का संतति परीक्षण अंकों में, सांड की पहचान का अंक, या सांड द्वारा गर्भित की जाने वाली मादाओं में गर्भ धारण करने का प्रतिशत। तो सांड सूचकांक जो होता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन आप देख रहे हो कि सांड का संतति परीक्षण जो होता है उसको अंकों में निर्धारण करना क्या कहलाता है? सांड सूचकांक। तो मेनली किसके लिए किया जाता है? संतति परीक्षण के लिए, यानी प्रोजेनी टेस्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सांड सूचकांक का। तो हमारा सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2 नंबर, यानी बी। ठीक है, यहां से इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, कि बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड की परीक्षा करते हैं। बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड की परीक्षा करते हैं। तो ये बीबीसी जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाने के लिए, या वीर्य में शुक्राणुओं की गति का पता लगाने के लिए, वीर्य में मृत एवं जीवित शुक्राणुओं की संख्या का पता लगाने के लिए, या वीर्य की स्वच्छता और शुद्धता का पता लगाने के लिए। अच्छा, इसमें जो होता है कृत्रिम गर्भाधान विधि में आपने पढ़ा होगा, पहला टेस्ट जो था ब्रोमिथाइल ब्लू क्रिस्टलाइट टेस्ट यानी बीबीसी टेस्ट, और दूसरा है एमबीआर टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। तो ये जो दो टेस्ट होते हैं इनमें से पहला टेस्ट आता है बीबीसी टेस्ट। कौन सा आता है? बीबीसी टेस्ट, ब्रोमिथाइल ब्लू क्रिस्टलाइट। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो वीर्य की पीएच और शुद्धता के लिए किया जाता है। वीर्य की पीएच और शुद्धता का पता कौन से टेस्ट द्वारा? बीबीसी टेस्ट द्वारा। एक टेस्ट आता है एमबीआर टेस्ट, मिथाइल ब्लू रिडक्टेज। इसमें जो पता लगाया जाता है वो वीर्य में शुक्राणुओं की गति का, शुक्राणुओं की गति या तीव्रता का पता लगाया जाता है। तो यहां से हमारा इसका सही आंसर जो हमें दिख पा रहा है वो कौन सा होगा? 4th नंबर का, यानी वीर्य की स्वच्छता और शुद्धता का। अगर शुक्राणु की गति का पता लगाना है तो कौन से टेस्ट द्वारा? एमबीआर टेस्ट द्वारा।
हमारा सही आंसर डी। सांड के अच्छे विरय का रंग कैसा होना चाहिए? क्रीमी, सफेद, पीला, सफेद, पीला व मिश्रित। तो जो है सांड के विरय का सबसे अच्छा रंग जो होता है वो होता है क्रीमी रंग। कैसा होता है? क्रीमी। तो इसका ए ऑप्शन ही हमारे पास राइट आता है कि सांड के एक अच्छे विरय का रंग कैसा होना चाहिए? क्रीमी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में विरय तनुकरण की संस्तुत दर कितनी है? जो कृत्रिम गर्भाधान में जो सांड से विरय एकत्रित किया जाता है, यानी सीमन कलेक्शन किया जाता है, उसको जो है आगे मादा पशु को गर्भित करवाने के लिए उसको पतला किया जाता है, यानी क्या किया जाता है? उसका तनुकरण पतला किया जाता है। अब जो है भारत में वीर्य को कितना गुना तक पतला किया जा सकता है? 1:100, 1:400, 1:200 या 1:1000? पिछले साल जो क्वेश्चन था सेम टू सेम ऐसे किस में आता? CUET में। किस में आता? CUET में यही क्वेश्चन आया था, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जो है भारत में विरय की तनुकरण, यानी आपके पास जैसे मान लो 1 ml विरय है ना, अब इसको आप कितने गुना तक क्या कर सकते हो? पतला। तो भारत में इसकी जो दर रखी गई है वो रखी है 200 गुना। कितनी रखी गई है? 200 गुना। यानी 1 ml विरय से आप कितना विरय प्राप्त कर सकते हो? 200 ml। राजस्थान में जो है ये रेट है 100 गुना। कितनी है? 100 गुना। तो जो है आप 1:100 किसके लिए प्रयोग कर सकते हो? राजस्थान के लिए। और 1:200 जो होता है किसके लिए होता है? भारत के लिए। इसको जो है पतला किया जाता है फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल, योक्साइट्रेट, अंडे का पीत, इन सभी पदार्थों को मिलाकर जो है विरय को पतला किया जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है भारत के लिए, तो भारत के लिए कौन सा राइट रहेगा? 1:200। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, गाय भैंस में मध चक्र की अवधि कितनी होती है? यानी स्ट्रेस साइकिल ऑफ गाय भैंस, है ना, गाय भैंस का स्ट्रेस साइकिल कितने दिनों का होता है? तो हमने जैसे कई बार चर्चा की हुई है कि गाय, भैंस या फिर बकरी, जो इनका स्ट्रेस साइकिल कितने दिन का होता है? 21 दिन का। ठीक है, भेड़ का स्ट्रेस साइकिल कितने दिन का होता है? 16.5 दिन का। ऊंट का जो स्ट्रेस साइकिल होता है कितने दिन का होता है? 14 दिन का। तो ये इन सभी पशुओं की क्या है? मध चक्र अवधि। तो गाय भैंस की बात कर रहे हैं तो गाय भैंस का कितना होना चाहिए? 21 दिन का। ठीक है, भैंस में यौनारंभ की आयु होती है। भैंस में जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वो कौन से एज में स्टार्ट हो जाती है? 24 से 30 माह, 18 से 24 माह, उसके बाद 27 माह या फिर 30 माह। अच्छा, 18 से 24 माह जो होती है ये होती है संकर या विदेशी गायों की। संकर या विदेशी गायों की। 24 से 30 माह होती है भारतीय गायों की। भारतीय गायों की कितनी होती है? 24 से 30 माह। उसके बाद 30 माह जो है ये किसकी है? भैंस की। यानी भैंस की प्यूबर्टी जो है लगभग कितने टाइम बाद स्टार्ट होती है? 2.5 साल बाद। कितने? 30 माह हो गए ना भाई, एक वर्ष में कितने? 12 माह, 2 में 24 और 6 महीने इनके बचे आधे, तो कितने हो गए? 2.5 साल। 2.5 वर्ष में जो है भैंस की प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा इसका सही आंसर रहेगा डी, 30 माह। ठीक है, बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला हमारा क्वेश्चन है, बकरी में मध्यकाल की अवधि होती है। तो मध्यकाल यानी स्ट्रेस पीरियड आपने पढ़ा होगा कि ऐसा समय या ऐसा काल जिसमें मादा पशु नर पशु के साथ संभोग करने का इच्छुक होता है, उसे क्या कहा जाता है? मध्यकाल, स्ट्रेस पीरियड। तो स्ट्रेस पीरियड जो होता है बकरी का 24 से 72 घंटे, 24 घंटे का मतलब एक दिन, और 72 घंटे का मतलब 3 दिन, यानी 1 से 3 दिन का, 24 से 48 या फिर 1 से 2 दिन, 24 से 36 1 से 1.5 दिन, 36 से 48, 36 से 48 का मतलब 1.5 से 2 दिन। तो जो है बकरी का मध्यकाल होता है, तो हम सारे पशुओं की एक बार बात कर लेते कि किसका मध्यकाल कितने दिन का होता है। गाय का जो मध्यकाल होता है 18 घंटे का। कितने टाइम का होता है? 18 घंटे का। भैंस का मध्यकाल जो है वो कितने टाइम का होता है? 27 घंटे का। भेड़ और बकरी का जो मध्यकाल है वो रहता है 1 से 3 दिन का। ऊंट का जो मध्यकाल होता है वो होता है 3 से 5 दिन का। तो ये सारे पशुओं के जो है मध्यकाल यहाँ लिखे हुई है। तो अब आपको बताना है कि बकरी का जो मध्यकाल है वो कितने दिन का आएगा इसमें से? 1 से 3 दिन का, यानी कि 24 से 72 घंटे। सही आंसर रहेगा हमारा ए नंबर। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगा करता है सिकोहाबाद, पंतनगर, हरिहर क्षेत्र, सोनपुर बिहार या परबतसर राजस्थान। ठीक है। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो कहाँ का पूछा जा रहा है? भारत का। और भारत में जो सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है वो बढ़ता है आपके बिहार में। बिहार का कौन सा क्षेत्र? हरिहर क्षेत्र। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो कहाँ बढ़ता है? हरिहर क्षेत्र, सोनपुर बिहार। वही राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेले की बात की जाए तो वो बढ़ता है परबतसर नागौर में। और उस मेले का जो नाम है वो है तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है? परबतसर नागौर। तो हमसे क्वेश्चन में भारत के बारे में बात की जा रही है, तो भारत का कहाँ रहेगा? हरिहर क्षेत्र, सोनपुर बिहार। एक गौ पशु में अस्थायी क्रंदन दांतों का केंद्रीय जोड़ा स्थायी हो गया है तो पशु की उम्र का अनुमान लगाइए। देखिए, जो अस्थायी क्रंदन दांत थे वो उनमें से पहला जोड़ा कैसा हो गया? स्थायी। स्थायी हो गया। अब केंद्रीय दांतों का यानी कि इनसाइड द टीथ का है ना, पहला जोड़ा जब स्थायी होता है तो पशु की कितने वर्ष की उम्र में स्थायी होता है? 2 वर्ष की उम्र में। फिर इसके प्रत्येक 1 वर्ष बाद इसमें जोड़ा बनता जाता है। 4 जोड़े होते हैं टोटल। तो ये जो सेंट्रल में होता है क्या, कौन सा होता है? इंसाइजर, क्रंदन दांत है ना, क्रंदन दांत। अब जो है स्थायी होने की इसकी पहले जोड़े की जो उम्र होती है वो होती है 2 वर्ष में। यानी पहला इंसाइजर टीथ में कब आता है? 2 वर्ष में। तो हमसे यही पूछा गया है कि स्थायी का जोड़ा पहला क्या हो गया? स्थायी हो गया है ना, तो इसकी उम्र क्या रहेगी? 2 वर्ष। यहां से हमारा सही आंसर रहेगा 2 वर्ष। एक सुअर के किनारे वाले तृतीय दांतों का अस्थायी जोड़ा गिर गया है और स्थायी दांत निकल आए हैं, तो पशु की उम्र का अनुमान लगाइए। तो जो सुअर में अस्थायी सारे दांत गिर चुके हैं और इनमें अस्थायी दांत गिरने की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 6 माह की। तो हमारा इसका सही आंसर क्या रहेगा? 6 माह। कि सुअर में सभी अस्थायी दांत 6 माह की उम्र में गिर जाते हैं। ठीक है,
सही आंसर रहेगा हमारा 6 माह। बकरी का दूध सुपाच्य यानी इजी डाइजेस्टिबल क्यों होता है? कम प्रोटीन होने के कारण, वसा गोलिकाएं छोटी होने के कारण, या वसा की मात्रा कम होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो बकरी का दूध जो है सुपाच्य यानी जल्दी पाचन करने वाला होता है। इसका कारण क्या होता है कि बकरी के दूध में जो वसा गोलिकाएं होती है वो अन्य पशुओं की दूध की अपेक्षा कैसी होती है? छोटी। तो इसका दूध आसानी से पाचन हो जाता है, इसलिए बकरी के दूध के सुपाच्य होने का कारण क्या रहेगा? वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होने के कारण। फ्लेवर्ड मिल्क होता है पास्चुराइज मिल्क। पास्चुराइज मिल्क में चीनी और सुआस मिलाकर, पास्चुराइज मिल्क में सुआस या उपरोक्त में से कोई नहीं। पास्चुराइज मिल्क तो जो है ऐसा दूध होता है जिसमें क्या होता है, हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको नष्ट किया कर दिया जाता है। वे दूध क्या कहलाता है? पास्चुराइज मिल्क। अब अगर पास्चुराइज मिल्क में आप जो है चीनी और क्या मिला रहे हो? सुआस, इन दोनों को मिला रहे हो, तो अब जो आपके पास दूध का नया रूप आएगा वो क्या आएगा? फ्लेवर्ड मिल्क। ठीक है, तो फ्लेवर्ड मिल्क क्या होता है? पास्चुराइज मिल्क में आपने क्या मिला दिया? चीनी और सुआस। तो हमारा सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो आशा करते हैं हम आपको की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न पशुपालन से संबंधित, और ऐसे नए नए क्वेश्चन पढ़ने के लिए या सोल्व करने के लिए आप उपज कैरियर संस्थान के यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।